हेलो गाइस। विक्रम तो शॉक की वजह से खामोश थे, लेकिन अभय जल्दी से टेबल पर रखी बेल को प्रेस कर देता है। उस बेल को सुनकर एक चपरासी जल्दी से अंदर आता है। अभय सैम की तरफ उंगली कर बोला, इस कचरे को इसके भाई के साथ कॉलेज के बाहर फेंक कर आओ अभी के अभी। सैम अभय का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, तुमने कचरा किसे बोला और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम अभी शायद मुझे जानते नहीं हो, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो। जिस दिन मेरे बारे में जान जाओगे उस दिन तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सैम जब अभय के एकदम नजदीक था तो अभय ने उसके गर्दन पर एक अजीब सा निशान नोटिस कर लिया था। अभय गुस्से से सैम को धक्का देता है और वो ऑफिस के बाहर जाकर गिरता है। अभय सैम के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ कर बोला, जो इंसान मेरा हल्का सा धक्का तक सहन नहीं कर सकता, मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाउ यू कैन गेट आउट। विक्रम अपने होश संभालते हैं और जल्दी से अभय के पास जाकर बोले, मिस्टर अभय प्लीज आप ये सब मत कीजिए। इस तरह का व्यवहार आप दोनों को ही सूट नहीं करता है। आप दोनों ही काबिल बिजनेसमैन होकर किसी सड़क छाप गुंडों की तरह मत लड़िए। ऑफिस के बाहर खड़े स्टूडेंट और टीचर सभी सैम हंसी उड़ाने लगते हैं। साथ में कुछ स्टूडेंट सैम के बारे में बोलकर हंसी उड़ा रहे थे। अरे यह वही है ना जो सुबह महंगी कार में आया था। इसके एटीट्यूड से तो लग रहा था कितना पावरफुल है, और अब देखो कैसे जमीन पर गिरा हुआ है। मिस्टर हैंडसम ने तो इसकी सारी अमीरी निकाल कर रख दी। बड़ा इतरा रहा था 100 करोड़ हमारी कॉलेज के फंड में जमा करके। ये तो इसका भी बाप है। ये सुनकर सैम को बहुत इंसल्ट फील होती है, साथ ही साथ अभय के लिए नफरत, और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। अभय सैम से आ रही ओरिजिनल महक को आइडेंटिफाई कर रहा था। सैम से किसी जंगली कुत्ते जैसी महक आ रही थी। विक्रम सभी टीचर और स्टूडेंट को डांट कर बोले, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी के अभी अपनी क्लास में जाए। इस भी स्टूडेंट यहाँ रुका उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। विक्रम की धमकी सुनकर सभी स्टूडेंट और टीचर्स अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। विक्रम सैम को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करते हैं, लेकिन सैम बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से उनका हाथ झटक देता है। अभय को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभय विक्रम को अपने पास खींचते हुए बोला, कचरे को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी दी हुई रिस्पेक्ट उसे कचरा ही लगती है। तो मिस्टर विक्रम ये फिजूल की कोशिश मत कीजिए, जो जहां है उसे वहीं रहने दीजिए। विक्रम कुछ बोलते उससे पहले ही सैम अपनी क्रोध भरी नजरें लेकर खड़ा हो जाता है। सैम विक्रम को घूर कर बोला, तुम्हें इस बेइज्जती का बदला देना ही होगा, और तुम्हारा ये कॉलेज मैंने बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम सैम राय ज्यादा नहीं। सैम अपना कोट ठीक कर अपने भाई को घूरता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। उसका भाई उसके पीछे पीछे चला जाता है। विक्रम सैम को जाता हुआ देखते हैं और जब पीछे मुड़कर अभय की तरफ देखते हैं तो अभय वहां पर नहीं था, वह जा चुका था। अरे ये लड़का कहाँ गया बोलकर विक्रम अभय को अपने चारों तरफ ढूंढते लगते हैं। अभय दौड़कर सीधा गार्डन की तरफ जाता है। गीत को अब तक होश चुका था। गीत हैरानी से सिया से पूछती है, मैं यहाँ गार्डन में कैसे आई? और तुम इतनी देर वॉशरूम में क्या कर रही थी? मेरी इतनी आवाज देने पर भी क्या तुम्हें मेरी एक आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी? सिया गीत को सारी बात बता देती है, साथ में ये भी उसको अभय उठाकर गार्डन में लेकर आया था। सिया गीत से बोली, तुम इतना डर कैसे गई थी? क्या हुआ था जो तुम इतना घबरा गई थी? सिया की बात का जवाब देते हुए गीत ने कहा, मुझे ऐसा लगा था जैसे वॉशरूम के आसपास कोई है जो मुझे ही घूम रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। मैंने तुम्हें कितनी आवाज ही थी, दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन तुमने एक आवाज तक बाहर नहीं निकाली। लेकिन जब किसी ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो अभय होगा। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई थी तो वही था तुम्हारे पास, सिया ने कहा। सिया गीत को पानी की बोतल देकर बोली, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो हम क्लास अटेंड करने चले। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, हमारा पहला लेक्चर मिस हो गया होगा। हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, चलो हम दूसरी क्लास अटेंड कर लेते हैं। पहली क्लास तो मिस हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम घर से ही वॉशरूम होकर आओगी, समझी? गीत सिया को एक चपत लगाकर बोली। वह दोनों अपना बैग लेकर क्लास की तरफ चलने लगती है कि तभी वहां अभय पहुंच जाता है। गीत को सही सलामत देखकर अभय गीत को टाइट हक कर लेता है। उसकी जान जो अभी तक अटकी पड़ी थी उसे सुकून मिल जाता है। टाइट हक की वजह से गीत को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वह अपने दबी हुई आवाज से बोली, क्या हुआ, फिर से दौरे पड़ गए क्या तुम्हें? आज मुझे फिर से पिचका कर मानोगे तुम? गीत ने ये सब एक फनी वे में कहा था ताकि अभय को जितनी भी टेंशन हो रही है वह ये सुनकर दूर हो जाए, लेकिन अभय तो अभय है, उसे टेंशन लेनी है तो लेनी है।
अभय गीत से दूर होकर उसे अच्छे से चेक करता है। गीत को कहीं चोट तो नहीं आई। गीत अभय का हाथ पकड़कर बोली, मैं ठीक हूँ, अब तुम घर जाओ, देखो सीधे घर जाना। अभय को समझाकर गीत सिया का हाथ पकड़कर क्लासरूम की तरफ चली जाती है। अभय वहां अकेला खुद को ठगा सा महसूस करता है। अभय वहां से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज के बाहर उसे गुस्से से आग बबूला सैम दिखता है, जो अपने भाई को धमका रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का कचरा हो गया है। मैं इस कॉलेज में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरी इतनी वर्षों की मेहनत तुम्हारी वजह से चुटकियों में मिट्टी में मिल गई। सैम अपने भाई का कलर पकड़कर बोला, भाई वह मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सीधा आकर मुझे मारने लगा था। ये वही लड़का था जिसे मैंने उस लड़की के साथ चिपका हुआ देखा था, उस लड़के ने कहा। सैम के हाथों से एकदम से उसे लड़के का कॉलर छूट जाता है। उसकी आंखें फटकार बाहर आने को होती है। सैम अपनी अटकती हुई आवाज में बोला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये वही था जो उसके साथ था? हाँ ये वही था। सैम के होठों पर एक सातिर मुस्कान तैर जाती है। दूसरी तरफ सोनाली पूरे घर में काली नागिन की तरह फुसकारती हुई घूम रही थी। वह इतने गुस्से में थी कि अभी उसे किसी ने टोका भी तो वह उसका खून कर देगी। राजवर्धन खामोश होकर बस उसके पीछे पीछे घूम रहा था। उसके इतने गुस्से की वजह राजवर्धन को भी नहीं पता थी। विक्रम ने कल सभी सर्वेंट के सामने सोनाली को अच्छी खासी सुना दी थी। सोनाली को अपनी यह बेइज्जती हजम नहीं हो रही थी और साथ में यह बात कि विक्रम पूरी जायदाद का मालिक है। राजवर्धन सोनाली को काम डाउन करते हुए बोला, सोनाली तुम कल रात से गुस्सा हो, लेकिन किस बात पर गुस्सा हो ये तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। मुझे तुम जब तक बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम गुस्सा किस बात पर हो। सोनाली गुस्से से राजवर्धन का हाथ पकड़ उसे अपने कमरे में ले जाती है। सोनाली धड़ाम से दरवाजा बंद कर राजवर्धन से बोली, उस बूढ़े ने सारी जायदाद विक्रम के नाम कर दी है, अब हमारे हाथ कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ एक दिन के लिए खाने का डाइट क्या चेंज कर दिया, उसने तो मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी। हमारा जो मकसद था अब वह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उस पर विक्रम नाम का सांप कुंडली मारकर जो बैठ गया है। राजवर्धन सोनाली के बात सुनकर बहुत हैरान होता है। अपनी हैरानी के साथ राजवर्धन सोनाली से बोला, क्या ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन जब हम लोग यहाँ आए थे तब तक सारी जायदाद पापा के पास थी, लेकिन हमारी शादी करते ही सारी जायदाद विक्रम के नाम कैसे हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विक्रम ने तुमसे झूठ कहा हो? राजवर्धन की बात सुनकर सोनाली का गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है और वह सोच में पड़ जाती है कि एक दिन में प्रॉपर्टी विक्रम के नाम कैसे हो सकती है? हो सकता है वह मुझसे झूठ बोल रहा हो। अगर उसने मुझसे झूठ बोला है तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह अपनी जिंदगी भर याद रखेगा। सोनाली अपने दांत पीसकर बोली। सोनाली जल्दी से दरवाजा खोल संघर्ष राजवंश के कमरे में चली जाती है। सोनाली संघर्ष राजवंश के पैरों पर गिरकर अपने घड़ियाली आंसू दिखा बोली, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे नहीं पता था कि मैं आपका डाइट प्लान चेंज कर दूंगी तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। आपको जो इतनी तकलीफ मेरी वजह से हुई है उसके लिए पिताजी मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। संघर्ष राजवंश सोनाली को रोता देख अपनी चेयर से उठकर उसे चुप कराते हुए बोले, तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, तुम तो बस मुझे अच्छा खाना खिलाना चाहती थी ताकि मुझे थोड़ा सा चेंज मिले। अब तुम्हें या मुझे ये थोड़ी पता था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सोनाली अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, लेकिन इन सब में आपकी तबीयत तो खराब हो गई ना। भगवान ना करे कि कल आपको कुछ हो जाता तो हम सब लोगों का क्या होता। संघर्ष राजवंश सोनाली की सारी बातें अच्छे से समझ रहे थे। विक्रम ने उन्हें कल रात ही सारी बात बता दी थी कि सोनाली का नेचर कल कैसा था। साथ में विक्रम ने ये भी बता दिया था कि विक्रम ने सोनाली को घर से बाहर निकालने की धमकी दी है और यह भी कि वह इस पूरी जायदाद का मालिक है। संघर्ष राजवंश सोनाली को मछली की तरह फड़फड़ा देख अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। संघर्ष राजवंश का मूड अच्छा है। भांप कर सोनाली उनसे प्रॉपर्टी के बारे में बात करने की सोचती है। पापा वो सोनाली मैम, मिस्टर सिंघल आपसे मिलने आए हैं। ये उन्होंने अपना कार्ड दिया है। सर्वेंट एक कार्ड सोनाली की तरफ बढ़कर बोला। उस कार्ड को देख सोनाली की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये कार्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर सोनाली से मिलने खुद उनके घर आए थे। सोनाली सब कुछ भूलकर अपना हुलिया ठीक करती है और बाहर चली जाती है। बाजवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। अभय अपने ऑफिस के गेट पर खड़ा था। वह अपने ऑफिस की पूरी बिल्डिंग को एक नज़र देखकर अंदर चला जाता है। ऑफिस का पूरा स्टाफ अभय के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। ऑफिस के सभी डिपार्टमेंट के हेड अपने हाथ में बुक लेकर अभय का स्वागत करते हैं।
अभय की बॉडी लैंग्वेज, पावरफुल ऑरा, पॉजिटिव वाइब एक अलग ही इंप्रेशन डाल रही थी। अभय को देखने भर से ही एम्प्लॉयज में एक जोश आ रहा था। एक पतला दुबला लड़का आंखों पर चश्मा लगाए जल्दी से अभय के पास जाकर अभय हाथों से उसका लैपटॉप लेकर बोला, सिर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट रोहित हूँ। अभय रोहित को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर बोला, मेरा आज का सारा शेड्यूल मेरे केबिन में होना चाहिए। ऑक्सर दिस वे, रोहित अपनी लेफ्ट साइड इशारा करके बोला। टू बी कंटिन्यू। डियर रीडर्स, आप सब कमेंट में जरूर बीटे कीजिए आप सबको स्टोरी कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।